आज के इस लेक्चर में हम अपने चैप्टर इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेस इसको और आगे स्टडी करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? हमने ये पढ़ा था कि फार्मिंग के क्या मेथड्स होते हैं। पहला मेथड साइंटिफिक वे में हम बात करें तो था क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट, कि हम फॉर एग्जांपल राइस चावल उगाना चाह रहे हैं अपने खेतों में, तो ऐसी कौन सी वैरायटी मैं लूं कि मुझे हाई यील्ड मिले, मतलब क्वांटिटी मिले और क्वालिटी भी साथ साथ में मिले। तो उसके लिए वैरायटी का सिलेक्शन जरूरी है। ऐसा प्लांट जो हाई यील्ड देता हो, इंसेक्ट्स के खिलाफ रेजिस्टेंट हो, वाटर स्ट्रेस, एबायोटिक स्ट्रेस मतलब वाटर टेम्परेचर और बायोटिक स्ट्रेस जैसे डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, फंजाई, वायरसेस और जो इंसेक्ट्स प्लांट को हार्म पहुंचाते हैं उसके खिलाफ रेजिस्टेंट हो। तो हमने ये सब वैरायटी में पढ़ा था। वैरायटी चूज करना, क्या क्या फैक्टर देखते हैं हम उसमें कि हाई यील्ड हो, वाटर रेजिस्टेंट हो मतलब वाटर स्ट्रेस रेजिस्टेंट हो, एबायोटिक बायोटिक स्ट्रेस से रेजिस्टेंट हो और एडेप्टिव पावर ज्यादा हो, मतलब अलग अलग हैबिटेट में वो आसानी से ग्रो कर सके। फिर हमने दूसरा पॉइंट क्या देखा था? क्रॉप प्रोडक्शन। क्या देखा था? क्रॉप का प्रोडक्शन। वैरायटी आप लेंगे तो आपको मेन हम क्यों पढ़ रहे हैं फार्मिंग या क्यों जानना चाहते हैं, साइंटिफिक वे क्यों जानना चाहते हैं? क्योंकि उससे अल्टीमेटली क्या होगा? प्रोडक्शन ही राइज होगा। तो जो क्रॉप प्रोडक्शन है उसमें हम एक टॉपिक पढ़े थे न्यूट्रिएंट का। न्यूट्रिएंट तो हमने पढ़ा था मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट। 13 न्यूट्रिएंट्स है, वो डिवाइड होते हैं मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट पर। किस बेसिस पर? कि अमाउंट कितना चाहिए, जो ज्यादा अमाउंट में चाहिए वो मैक्रो, जो कम अमाउंट में चाहिए वो माइक्रो। न्यूट्रिएंट जरूरी क्यों है भाई? हम सबको न्यूट्रिएंट चाहिए। ये एक तरह का फूड है प्लांट के लिए। क्या है? आप बोल सकते हैं ये फूड है। क्यों? क्योंकि फूड हमें भी क्या प्रोवाइड कराता है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कराता है, एनर्जी प्रोवाइड कराता है। तो प्लांट को भी न्यूट्रिएंट चाहिए, वो भी लिविंग बीइंग है, उसके सेल्स को भी एक्टिविटी करने के लिए ये सब चाहिए। ठीक है, अब क्या है, ये मिलता कहां से है? और या तो हम नेचुरली यूज करें या ऐसा यूज करें जो इन्वायरमेंट को सबसे कम हार्म दे, ऐसा मेथड जो प्लांट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करे। तो इसमें दो तरह के हैं चीज। क्या क्या सब्सटेंसेस हैं इसमें? है एक मैन्योर, न्यूट्रिएंट देने के लिए जो सब्सटेंस यूज किए जाते हैं, एक मैन्योर है और दूसरा है फर्टिलाइजर। तो मैन्योर क्या है? सबसे पहले हम ये देखेंगे कि मैन्योर क्या होता है। तो मैन्योर एक मिक्सचर होता है। किसका? मिक्सचर ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बनता किससे है? तो अगर नेचर में देखें तो मेन प्रोसेस जिससे ये बनता है वो कौन सा प्रोसेस है? डिकम्पोजिशन, जो हम पढ़ चुके हैं। डिकम्पोजिशन मतलब जो प्लांट रिमेन्स हैं या प्लांट से जो डिटैच हुए हैं एनिमल पार्ट्स हैं, सॉइल में मिलते हैं जाके, वहां पर उनका डिकम्पोजिशन प्रोसेस होता है, उन्हें सॉइल में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ह्यूमस में, और वो न्यूट्रिशन में रिच होता है, मिनरल्स में रिच होता है, और जो भी प्रोटीन्स चाहिए और एमिनो एसिड चाहिए वो प्लांट को सॉइल से ही मिलता है। और सॉइल में ये सब ऐड कौन करता है? कौन सा प्रोसेस? डिकम्पोजिशन। तो या तो ये नेचुरली तो हो रहा है डिकम्पोजिशन प्रोसेस से, लेकिन अगर हमें फार्मिंग में उसे यूज करना है तो हम उसे जो बनता है सब्सटेंस उसे क्या कहते हैं? मैन्योर। उसे बनाते कैसे हैं? मिक्स करते हैं। किसे? बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। बायोडिग्रेडेबल मतलब जो इन्वायरमेंट में नेचुरली जिनको तोड़ दिया जाए, जो कॉम्प्लेक्स चीजें उन्हें सिंपल चीजों में तोड़ दिया जाए, वो चीजें क्या है? बायोडिग्रेडेबल। जैसे कि घर में जो फूड के बाद जो वेस्ट निकलता है, पेपर वेस्ट है, वुड का जो वेस्ट है, ये सब। तो हमने क्या किया? एक पिट बनाया, जैसे एक गड्ढा खोदा, ये जमीन है उसमें, और इसमें क्या क्या डाल दिए? जो भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, जैसे फूड जो घर का बचा कुचा खाना हो गया, फ्रूट वेजिटेबल्स के जो रिमेन्स हो गए, ये सब इसमें हमने डाल दिया। या काउ डंक, अगर इंटीग्रेटेड मिक्स्ड फार्मिंग हम कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे? काउ डंक या सब इसमें डाल के एक पिट में, और ये पिट को ढक दिया। अब कुछ दिन में डिकम्पोजिशन इसमें होगा।
जब डिकम्पोजिशन होगा तो क्या होगा, एक हाईली फर्टाइल चीज निकलेगी इसमें से, क्या, ह्यूमस। ये कन्वर्ट होगा किसमें, ह्यूमस में। और यही क्या होता है, सोर्स होता है किसका, न्यूट्रिशंस का, न्यूट्रिएंट्स का और मिनरल्स का। तो इसे हम क्या कहते हैं, मैन्योर। अब मैन्योर के भी आगे दो टाइप हैं, तो वो दो टाइप हम पढ़ लेते हैं। मैन्योर के दो टाइप कौन कौन से हैं। एक टाइप है कॉम्पोस्ट। ये मैन्योर्स के टाइप है, कॉम्पोस्ट या वर्मी कॉम्पोस्ट। कॉम्पोस्ट मैं आपको पढ़ा चुका हूं, अभी पढ़ाया है। कॉम्पोस्ट का मतलब पिट लीजिए, एक पिट बनाइए, गड्ढा बनाइए अर्थ में, उसमें बायोडिग्रेडेबल वेस्ट डाल दीजिए, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो जो भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होगा वो क्या होगा, डिकम्पोज हो जाएगा। कौन डिकम्पोज करेंगे, बैक्टीरिया, फंजाई और सॉइल में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो इसको डिकम्पोज करके क्या बना देंगे, सॉइल ही बना देंगे। पर वो आसपास के जो सॉइल है उससे ज्यादा रिच होगा, किसमें रिच होगा, न्यूट्रिशन में और मिनरल्स में। प्लांट को कौन कौन से मिनरल्स चाहिए, हम पढ़ चुके हैं, न्यूट्रिशन चाहिए, वही इसमें बहुत अच्छी मात्रा में, अच्छे क्वांटिटी में होंगे, जिससे प्लांट अब्सॉर्ब करेगा और अपना ग्रोथ करेगा। तो ये हो गया कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट का मतलब इसमें अगर अर्थवॉर्म हो, अर्थवॉर्म हमने पढ़ा क्या करता है, डेट्राइटिवोर है, मतलब फ्रेगमेंटेशन करता है। डिकम्पोजिशन के कौन से प्रोसेस में काम आता है अर्थवॉर्म, फ्रेगमेंटेशन, मतलब जो भी प्लांट के जो गिरा हुआ है, फ्रेशली फॉलन प्लांट लीव्स और एनिमल पार्ट्स है, उसे फ्रेगमेंट में, उसे तोड़ता है छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में। तो ये क्या करेगा, जो भी आप बायोडिग्रेडेबल वेस्ट डालेंगे उसे तोड़ेगा, तो बैक्टीरिया और फंजाई का डाइजेशन प्रोसेस इजी हो जाएगा। तो ये हेल्प करते हैं और हेस्टन करते हैं, एनसीईआरटी में लिखा है, ये हेस्टन करते हैं कि कौन से प्रोसेस को, हेस्टन द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन के प्रोसेस को हेस्टन करते हैं, मतलब स्पीड अप करते हैं, बढ़ाते हैं प्रोसेस की स्पीड। तो जल्दी मैन्योर बनेगा, खाद बनेगा, मैन्योर बनेगा। तो ये तो हो गए पहला टाइप, कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट। इसमें हम क्या करते हैं, पिट बनाते हैं, उसमें बायोडिग्रेडेबल वेस्ट डालते हैं और इंतजार करते हैं, और वो कुछ टाइम के बाद चेंज होता है किसमें, मैन्योर में। और दूसरा जो पॉइंट है वो पॉइंट है ग्रीन मैन्योर का। ग्रीन मैन्योर से यहां मतलब जैसे जिस फार्म फील्ड में, जिस खेत में हमें एक पर्टिकुलर क्रॉप उगाना है, तो उस क्रॉप के सीड्स को वहां सो करने से पहले, सीड्स को वहां लगाने से पहले हम क्या करेंगे, कोई एक प्लांट ले लेंगे। आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है सनहेम, एग्जांपल क्या है, सनहेम का। उसे ग्रो कराएंगे फार्म फील्ड में, जो हमें, जिसका प्रोडक्शन चाहिए, जो हमारा मेन क्रॉप है, उससे पहले एग्जांपल के लिए इस प्लांट को ग्रो कराएंगे। जब ये प्लांट ग्रो होकर प्लांटलेट बनेगा, छोटा प्लांट बनेगा, तो हम क्या करेंगे, फील्ड की प्लगिंग करेंगे। प्लगिंग मतलब एक मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट लेके सॉइल की अपर लेयर को मिक्स करेंगे, मतलब जो थोड़ा हार्ड सरफेस हो गया होगा, सूख गया होगा, उसे हिलाएंगे, हटाएंगे उस इंस्ट्रूमेंट से, तो ऊपर और नीचे की लेयर जो सॉइल की है वो मिक्सअप होगी, और उसी मिक्सअप में ये जो प्लांट है वो अपरूट हो जाएगा, उखड़ जाएगा, और जो मिट्टी है, सॉइल है, उसी के साथ मिक्सअप हो जाएगा प्लांट। और क्या करेगा, ये जब मिक्स होगा तो इसका डिकम्पोजिशन होगा, और ये इस जो सॉइल से पहले मिनरल और न्यूट्रिएंट्स को जमा किया होगा वो वापस सॉइल में आ जाएंगे और सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ेगी। मैन्योर, फर्टिलाइजर, ये सब का काम क्या है, मेन एम है सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाना। मैन्योर क्या करते हैं, नेचुरली बढ़ाते हैं, तो साइड इफेक्ट नील होता है, नहीं के बराबर होता है। और फर्टिलाइजर क्या करते हैं कि केमिकली बढ़ाते हैं, नॉन, मतलब नेचर से नहीं आते हैं वो, हम ऐड करते हैं उसको। तो वो क्या करते हैं, सॉइल फर्टिलिटी कुछ पीरियड ऑफ टाइम, कुछ टाइम के लिए, साल, 2 साल, 2-3 ग्रोइंग सीजन के लिए तो बढ़ाएंगे, पर एज अ होल वो क्या करते हैं, उस सॉइल की फर्टिलिटी को खराब करते हैं। शुरुआत में बढ़ाते हैं, बाद में वापस खराब कर देते हैं। तो मेन एम क्या है, सॉइल फर्टिलिटी बढ़ाना।
सॉइल फर्टिलिटी बढ़ेगा मतलब उसमें न्यूट्रिएंट का अमाउंट ज्यादा है, प्लांट उसे अच्छे से लेगा, अब्सॉर्ब करेगा, कमी नहीं होगी न्यूट्रिएंट्स की और प्लांट ग्रो अच्छे से कर पाएगा। तो ग्रीन मैन्योर के बारे में भी हमने पढ़ लिया। तो मैन्योर में क्या क्या पढ़ा? कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट। अब दूसरा जो हमारा है न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करने के लिए प्लांट को, उसमें जो दूसरा मेथड है वो मेथड आता है आपका फर्टिलाइजर्स का, उर्वरक का। फर्टिलाइजर्स को हिंदी में क्या कहते हैं? उर्वरक। तो जो दूसरा है वो क्या है? फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स, ठीक है, फर्टिलाइजर्स या उर्वरक, ठीक है। नाम ही से पता चल रहा है फर्टिलाइजर जो सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाए, पर ये क्या है? ये नेचुरल नहीं है, ये क्या है? केमिकल है, इंडस्ट्रियल है, केमिकल या इंडस्ट्रियल। और ये मेन कौन कौन से न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं? जब मैं आपको न्यूट्रिएंट, मैक्रोन्यूट्रिएंट, माइक्रोन्यूट्रिएंट पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था 3 सबसे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स। कौन कौन से थे? रिकॉल कीजिए। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ये 3। तो आप कोई भी फर्टिलाइजर देखेंगे उसमें मेन कंपोनेंट नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम ही रहता है। ये केमिकल है, ये नेचर में नहीं पाए जाते, हम उन्हें इंडस्ट्रियली सिंथेसाइज करते हैं, केमिकली सिंथेसाइज करते हैं और क्या करते हैं? नेचर में, फार्म में हम इसको डाल देते हैं। तो शुरुआत में तो ये बहुत अच्छा प्रोडक्शन देते हैं, पर ग्रेजुअली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो छीन लेते हैं पूरा आसपास के एरिया को, ना सिर्फ उस फार्मलैंड को जिसमें ये डाले गए हैं, बल्कि आसपास के पूरे इन्वायरमेंट को, इकोसिस्टम को खराब करते हैं। इसीलिए आजकल के जमाने में अब साइंटिस्ट या फार्मर जो लोग हैं वो क्या कह रहे हैं कि फर्टिलाइजर्स के यूज को कम किया जाए और मैन्योर की तरफ, ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ बढ़ा जाए, जिसमें ऑर्गेनिक मैटर का यूज हो, जैसे कि डिकम्पोजिशन से जो बना है ह्यूमस, उसका यूज हो। या क्या होता है कि मिक्स्ड फार्मिंग हो, जैसे मैंने मिक्स्ड फार्मिंग बताया है कि एक फार्मिंग टेक्निक का जो वेस्ट है वो दूसरे फार्मिंग टेक्निक में यूज किया जाए। जैसे आपका डेयरी फार्मिंग का इंडस्ट्री है, उसका वेस्ट क्या होता है? काउ डंक होता है, ये उसे क्या किया जाए? उससे मैन्योर की तरह यूज किया जाए, फार्मिंग में यूज ले लिए। अब उसका रिवर्स देखते हैं, फार्मिंग में आपने धान की खेती की, मान लीजिए राइस की, तो आपने राइस ऊपर का जो उसका फ्रूट है, फ्लावर है, वो तो ले लिया, बाकी जो स्टेम रूट है उसे क्या किया? उसे गाय भैंसों को खिलाया, तो वो क्या हुआ? दोनों इंटर रिलेटेड हो गए, इसलिए इंटर क्रॉप, इंटर फार्मिंग, इंटीग्रेटेड फार्मिंग कहा जाता है। फर्टिलाइजर्स पर वापस आते हैं, तो इनमें मेन क्या है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। ये अच्छे से मिल भी जाते हैं। ये आते किस में है? हाई कॉस्ट फार्मिंग, हाई कॉस्ट फार्मिंग या हाई कॉस्ट प्रोडक्शन के मेथड में आते हैं। हमने पढ़ा था नो कॉस्ट, लो कॉस्ट और हाई कॉस्ट। ये फर्टिलाइजर्स डेवलपिंग कंट्री में, इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, यहाँ पर जो फार्मर है वो अधिकतर फार्मर, मैक्सिमम फार्मर्स लो कॉस्ट फार्मिंग करते हैं और उनके लिए फर्टिलाइजर यूज करना थोड़ा एक्सपेंसिव होता है। और फर्टिलाइजर्स आता किसमें? हाई कॉस्ट फार्मिंग में, इसलिए सबको ये मिल नहीं पाता है। और प्रोडक्शन शुरुआत में तो बहुत अच्छा देता है, हमने पढ़ा था ग्रीन रेवोल्यूशन भी इसी के कारण आया था, पर कुछ टाइम के बाद ये बहुत एडवर्स इफेक्ट दिखाता है एनवायरनमेंट पर। तो अब लोग ये कह रहे हैं कि इससे स्विच करना पड़ेगा हमें नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ। तो ये भी एक मेथड है हमें ये करने का, फर्टिलाइजर्स का। हाई कॉस्ट फार्मिंग हमने ये पढ़ लिया कि बहुत ये एक्सपेंसिव होते हैं कंपैरिजन में। अगर आप ऑर्गेनिक फार्मिंग देखें और फर्टिलाइजर्स से यूज कर रहे हैं तो ये ज्यादा एक्सपेंसिव है, इसीलिए इसे हाई कॉस्ट फार्मिंग की श्रेणी में, कैटेगरी में रखा गया है। तो हमने देख लिया कि न्यूट्रिएंट प्रोडक्शन के लिए न्यूट्रिएंट कहां से मिलेगा। अब हम देखते हैं कि वाटर कहां से मिलेगा, क्योंकि वाटर बहुत जरूरी है। हर सेल को पानी चाहिए, तो लिविंग रिएक्शंस को जारी रखने के लिए वाटर का रिक्वायरमेंट होता है। तो वाटर एक बेसिक नेसेसिटी है सबके लिए। तो वाटर या जल, वाटर को अगर फार्मिंग के लिए यूज किया जाए और फार्मिंग में वाटर देना किसी फार्म को, उसे उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? इरिगेशन। इरिगेशन, ठीक है, या पानी देना। सिंपल भाषा में फार्म में पानी प्रोवाइड कराना, वो होता है इरिगेशन। अब
इंडिया में क्या है, हमारे पास कोई एज सच लार्ज स्केल पर कोई मॉडर्न टेक्निक नहीं है इरिगेशन के लिए, क्योंकि इंडिया में जो फार्मर्स हैं वो 80 to 90% फार्मर मॉनसून पर डिपेंड करते हैं। हमारा फार्मिंग रेन फेड है, मतलब बारिश के जो पानी आता है, और हमारे देश में बारिश का पानी मैक्सिमम कहाँ से किस टाइम आता है, मॉनसून के कारण आता है। जो साउथ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट जो विंड्स बहती हैं इंडिया में, आपने ज्योग्राफी वाले सेक्शन में पढ़ा होगा, तो वो क्या करती हैं, इंडिया में बारिश लेके आती है और मैक्सिमम क्रॉप हमारा उसी टाइम पे सो होता है, मतलब फील्ड्स पे लगाया जाता है। वाटर की प्रॉब्लम हमारी कौन सॉल्व करता है, मॉनसून। वो नेचुरल प्रोसेस है, हम उसे डिस्टर्ब कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज के कारण वो डिस्टर्ब हो रहा है। तो अगर मान लीजिए मॉनसून नेचुरल चीज है, कभी ठीक हो सकती है, कभी खराब भी हो सकती है। जिस टाइम मान लीजिए मॉनसून में रेन कम हुई तो क्रॉप तो बर्बाद हो सकते हैं, क्योंकि टोटली डिपेंडेंट हम किस पर हैं, मॉनसून पर। तो हमें एक अल्टरनेटिव मेथड रखना चाहिए। तो उसमें कौन कौन से मेथड्स आए, तो वो जो मेथड हैं कुछ पुराने हैं, जैसे कि वेल्स बनाना। वेल्स मतलब कुएं। हमने क्या किया, खेत के पास में, फार्म लैंड के पास में वेल्स का निर्माण करवाया, वेल्स बनवाए। उसमें क्या हुआ, वाटर कलेक्ट हुआ और उससे हम फार्म लैंड में उसे दे सकते हैं उस वाटर को, तो ये वेल हो गया। कैनाल, ये एक मॉडर्न तरीका है। इसमें क्या करते हैं, है बहुत पुराना पर मॉडर्नाइज करके भी इसे यूज किया जाता है। कैनाल जैसे कि एक रिवर है कुछ दूर पर है, जैसे इंडिया में राजस्थान में आप जानते हैं कि टेम्परेचर हाई रहता है, डेजर्ट एरिया है, मरुस्थल है उधर, तो वहां पर एक बहुत फेमस कैनाल है, इंदिरा कैनाल जिसे कहा जाता है। उसमें क्या होता है कि मान लीजिए कोई रिवर थोड़ी डिस्टेंस पर है, तो उस रिवर से एक कैनाल, छोटी सी कैनाल कंस्ट्रक्शन करके रिवर के बेड से, रिवर साइड से, रिवर के बैंक से उसे कैनाल को बना के डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है कुछ डिस्टेंस तक। जैसे कि ये एक रिवर है, मान लीजिए रिवर फ्लो हो रही है और फार्म लैंड यहां है, मान लीजिए ये एरिया फार्म लैंड है, ये कुछ डिस्टेंस आप कर लीजिए 50 किलोमीटर या 100 किलोमीटर हम मान लेते हैं। तो इसके आसपास और एरियाज होंगे, तो इससे क्या किया जाए कि एक कैनाल निकाला जाए नाली के तौर पे। ये अब ये आगे जाके और डिस्ट्रीब्यूट होते जाएगी, मान लीजिए यहाँ फार्म लैंड है, इसे मिला, ये डिस्ट्रीब्यूट हुई। ये नेचुरल रिवर का पाथ ये है, नेचुरल रिवर का पाथ ये है, पर हम मैनमेड बनाकर ये कैनाल इस फार्म लैंड तक पहुंचा सकते हैं। तो ये कैनाल कंस्ट्रक्शन हो गया। आजकल क्या किया जाता है, जैसे कि मान लीजिए कोई रिवर के पास वाला एरिया है, वहां कैनाल, मान लीजिए कैनाल की आवश्यकता नहीं थी तो बनाई नहीं गई, या कैनाल है तो उसमें कम पानी है, किसी टाइम कम पानी आ सकता है जब रिवर में भी कम पानी है, तो ऐसे में रिवर लिफ्ट सिस्टम होता है। क्या होता है, रिवर लिफ्ट, मतलब रिवर को ही लिफ्ट किया, पूरे रिवर को लिफ्ट नहीं किया, रिवर के वाटर को, नदी के पानी को लिफ्ट करा दिया गया पास के एरिया में, ये हो गया। आजकल सबसे नया है ट्यूबवेल्स, बोरिंग जिसे कहा जाता है, ट्यूबवेल्स बनाया गया। कहाँ, खेतों के पास जब भी काम हो, वो कैनाल वेल नहीं है, वो ट्यूबवेल है। आपको लगेगा नहीं कि वहां कोई वेल है, दिखता भी नहीं है, पर वहां एक उसके बाद मोटर लगा के, जब भी इरिगेशन के लिए वाटर चाहिए, वहां उस एरिया में मोटर लगा के वाटर को, ग्राउंड वाटर को बाहर निकाल दिया जाता है। ये एक मॉडर्न मेथड है। तो ये सब मेथड हमारे पास हो गए, वेल, कैनाल, रिवर लिफ्ट सिस्टम, ये रिवर के पास के लिए, ये रिवर के दूर के लिए, और ट्यूबवेल्स, वेल्स। ठीक है। कुछ रिजर्वायर भी हो सकते हैं, जैसे कि बांध बनाना, स्मॉल स्केल डैम, ये कैनाल में इसका यूज होता है। जैसे रिवर फ्लो कर रहा है, साल भर तो हो सकता है रिवर फ्लो सिर्फ अच्छे रेनी सीजन के टाइम करे, या उसके 2-3 महीने, या इधर या उधर, तो क्या किया जाता है, बीच में स्मॉल स्केल डैम बनाया जाता है कि पानी रिजर्वायर के तौर पर वहां इकट्ठा किया जाए और साल भर कैनाल से फिर आसपास के लैंड्स को इरिगेशन के लिए दिया जाए। तो इरिगेशन के लिए ये काम होता है। तो ये वाटर प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, वाटर रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए होता है।
तो हमने वाटर प्लेयर, टेम्परेचर तो हमारे बस में नहीं है पर एट अ लार्ज स्केल, जैसे क्लाइमेट चेंज है, हमें ट्रीज लगाने चाहिए तो एक कांस्टेंट इन्वायरमेंट मिले। जो भी चीज कांस्टेंट, जैसे वाटर जितना उसको प्लांट को चाहिए वो हम रिक्वायरमेंट उसका कांस्टेंट अगर उसे दें तो वो अच्छा प्रोडक्टिविटी शो करेगा। टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, जिस हर प्लांट का टेम्परेचर रेंज अलग होता है, पर उस पर्टिकुलर प्लांट के एक पर्टिकुलर टेम्परेचर अगर वो उसे उसके ग्रोइंग सीजन भर मिलता रहे तो प्रोडक्शन जाहिर है कि अच्छा ही होगा। तो ये हो गए कुछ हमारे पास क्या जो रिक्वायरमेंट है उसे कैसे अच्छे से फुलफिल किया जाए और उसके मेथड्स। जो अगला है वो आता है हमारे पास क्रॉपिंग पैटर्न, कि हम क्रॉप लगाए कैसे। तो क्रॉपिंग पैटर्न में क्या आता है, पहला जो आता है, पहले हम देख लेते हैं क्रॉपिंग पैटर्न। क्रॉपिंग पैटर्न, तो क्रॉपिंग पैटर्न क्या होता है कि आप किस पैटर्न में प्लांट को फील्ड में, फार्म फील्ड में लगा रहे हैं। पहला इसमें आता है मिक्स्ड क्रॉपिंग। मिक्स्ड क्रॉपिंग, मिक्स्ड क्रॉपिंग का मतलब कि जैसे ये फार्म फील्ड है और मान लीजिए आपको एग्जांपल लेते हैं वीट, गेहूं की फसल लगानी है। मेन आपका जो क्रॉप है वो वीट है, तो आपने उसके सीड्स यहां डाल दिए और आपको लगा नहीं क्या होगा अगर कि ये वीट की फसल खराब हो जाए, हो भी सकता है, नेचुरल कोई भी स्ट्रेस हो सकता है, एबायोटिक। तो आपने क्या किया, साथ में यहाँ पर सबसे फेमसली या कॉमनली वीट के साथ हम मिक्स्ड क्रॉपिंग में यूज करते हैं मस्टर्ड, सरसों। आपने मस्टर्ड के सीड्स भी डाल दिए, कोई फिक्स्ड पैटर्न में नहीं, आपने ऐसी फार्म फील्ड में मस्टर्ड के सीड अलग अलग जगह थोड़े थोड़े बिखेर दिए। जब ये ग्रो करेंगे तो वीट के साथ मस्टर्ड भी ग्रो करेगा। तो ये क्या है, मिक्स है, दोनों को मिक्स करके हमने यूज किया है फार्म में, तो मिक्स्ड क्रॉपिंग है। इसमें 2 और मोर देन 2 क्रॉप्स को सेम टाइम सेम जगह, सेम टाइम, इसको ऐसे याद रखिए, गाना भी है सेम टाइम सेम जगह, तो इसे सेम टाइम में उसी ग्रोइंग सीजन में और सेम जगह में उसी फार्म फील्ड में यूज किया जाता है। तो 2 और मोर देन 2 क्रॉप्स एट सेम टाइम, उसी टाइम पे, ठीक है ना, एंड इन सेम फील्ड, इन सेम फील्ड या लैंड। तो ये सेम लैंड में उसी टाइम पे किया जाए तो वो क्या होता है, मिक्स्ड क्रॉपिंग। अगला हो, देखिए मिक्स्ड क्रॉपिंग का मैंने आपको बताया इंश्योरेंस देता है वो एक तरह का। मैंने आपको कहा कि फार्मर्स ने सोचा कि क्या हो अगर वीट की फसल खराब हो जाए, तो उसने साथ में क्या किया, मस्टर्ड की सीड भी यूज की, कि मान लीजिए किसी कारणवश वीट की फसल या मस्टर्ड की आइदर कोई भी खराब हो जाए तो जो दूसरा एक है वो उसे इंश्योरेंस प्रोवाइड कराता है कि उस फार्म से उसे वापस कुछ तो रिटर्न आएगा, आउटपुट आएगा। दूसरा है आपका इंटर क्रॉपिंग, पहला था मिक्स्ड क्रॉपिंग, दूसरा है इंटर क्रॉपिंग। इंटर क्रॉपिंग, इंटर क्रॉपिंग का मतलब इसमें भी सेम टाइम सेम जगह पर डेफिनेट पैटर्न, उसमें डेफिनेट पैटर्न नहीं था, इसमें 2 और मोर देन 2 सेम टाइम सेम जगह पर इन डेफिनेट पैटर्न, डेफिनेट पैटर्न। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, एक फार्म लैंड है, एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया है किसका, सोयाबीन, मेज और मिलेट्स या बाजरा इसका। तो इसमें रैंडमली ऐसे नहीं इसके सीड्स लैंड पर छिटक दिए जाते हैं या छोड़ दिए जाते हैं। इसमें क्या करते हैं, मान लीजिए 1 या 2 रो या 3, एज जो मन करे उतना, मान लीजिए सोयाबीन का लिया गया, किसका, सोयाबीन का। उसके बाद 2 या 3 रोज मान लीजिए मेज के लिए गए, और उसके बाद 2 या 3 रोज किसके लिए गए, बाजरा के। तो ये डेफिनेट फिक्स्ड पैटर्न में यूज किया गया, तो इसे क्या कहते हैं,
इंटीग्रेटेड क्रॉपिंग, 2 या 2 से ज्यादा हैं, सेम टाइम सेम जगह भी है, पर क्या है, डेफिनेट पैटर्न में है, तो उसे क्या कहते हैं, इंटरक्रॉपिंग। इसमें क्या होता है इंटरक्रॉपिंग में कि क्रॉप को है इंश्योरेंस तो उसमें मिलता है, इसमें क्या होता है क्रॉप में मेनली क्या होता है, इंसेक्ट रेजिस्टेंट मिलता है, इंसेक्ट रेजिस्टेंस। एक तरह का इंश्योरेंस ये भी है, पर इसका ज्यादा फायदा है इंसेक्ट रेजिस्टेंस में। मान लीजिए कि आपने सिर्फ सोयाबीन की फसल लगाई होती और इंसेक्ट का अटैक हो जाता, तो पूरी फसल सोयाबीन की, और उस लैंड से आपका इनपुट तो है, आउटपुट बहुत कम हो जाता। अब उसी इनपुट में आपने 3 अलग अलग क्रॉप्स लगाए, और मान लीजिए सोयाबीन पे इंसेक्ट अटैक भी हुआ, इंसेक्ट्स ने अटैक भी किया, तो आपकी ये फसल तो कुछ बर्बाद हुई, नो डाउट, पर जो आपकी मेज है और जो बाजरा की फसल है वो बच जाएगी। तो आपको क्या होगा, एक इंसेक्ट रेजिस्टेंस आपके क्रॉप को मिलेगा। और क्या है, आप जितना न्यूट्रिएंट देंगे, इसमें न्यूट्रिएंट का यूटिलाइजेशन बहुत अच्छे से होता है। कैसे होता है कि मान लीजिए फिर से वही एग्जांपल कि सोयाबीन की क्रॉप मैंने पहले बार में पूरी सोयाबीन की क्रॉप लगाई और न्यूट्रिशन मैंने दे दिया। हो सकता है कि वो न्यूट्रिशन या वो जो भी मैन्योर या फर्टिलाइजर मैंने दिया वो यूटिलाइज ना हो अच्छे से। क्यों? क्योंकि एक ही तरह की फसल है और एक ही तरह का न्यूट्रिशन मीडियम भी दिया है मैंने, तो हो सकता है कि वो ग्रो ना करे, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। पर इसमें क्या है, मैं सोयाबीन के लिए कोई अलग रिक्वायरमेंट दूंगा, मेज के लिए अलग रिक्वायरमेंट दूंगा और बाजरा के लिए कुछ अलग न्यूट्रिशन दूंगा, तो ये तीनों अपने न्यूट्रिशन को अच्छे से यूटिलाइज कर पाएंगे, न्यूट्रिशन यूटिलाइजेशन अच्छे से होगा। अगर मैं इन तीनों को रखते हुए एक ही मीडियम देता, मान लीजिए एक मैं न्यूट्रिशन मीडियम इसको या फर्टिलाइजिंग मीडियम दिया ए, उसमें हो सकता है सिर्फ सोयाबीन अच्छे से ग्रो करे, ये दोनों ग्रो ना करें, तो मैंने दिया तीनों के लिए, पर यूज कौन किया, एस, तो एस जितना यूज किया वो रह गया और ये दोनों को यूज करने के लिए जो था वो यूज नहीं हो पाया, तो मेरा न्यूट्रिशन मीडियम भी बेकार हुआ, क्रॉप भी बेकार हुआ। अदर हैंड में, ऑन द अदर हैंड, मैं क्या किया, इसे न्यूट्रिशन मीडियम दिया ए, जितना अमाउंट पहले ए का दे रहा था अब उतना ही अमाउंट ए बी सी तीनों मिला के दे रहा हूं, तो क्या होगा, ये सब न्यूट्रिशन को अपने जिन्हें जो चाहिए वो चूज करके ले लेंगे, और क्या होगा, न्यूट्रिशन का अच्छे से यूटिलाइजेशन भी होगा और वेस्ट भी कुछ नहीं होगा। तो जो ये तो हो गया इंटीग्रेटेड और मिक्स्ड फार्मिंग का, किसका, सेम टाइम सेम जगह पर। अब देखते हैं टाइम में अगर अंतर हो तो, लैंड वही है, टाइम में अंतर कर दीजिए। मिक्स्ड और उसमें क्या था, मिक्स्ड वाले में कोई डेफिनेट पैटर्न नहीं था, सेम टाइम सेम जगह। इंटीग्रेटेड में भी डेफिनेट पैटर्न था, सेम टाइम सेम जगह, इंटीग्रेटेड में डेफिनेट पैटर्न था। अब तीसरा एक आता है क्रॉप रोटेशन, ये बहुत कॉमन है, सबसे कॉमन यही है क्रॉप रोटेशन। रोटेशन का मतलब कि पूरे साल भर में एक ही फील्ड पे 2 या 3 से ज्यादा लगाए, पर एक टाइम पे नहीं, एक हुआ, एक का पूरा ग्रोइंग सीजन खत्म हुआ, मतलब आपने बीज लगाया हार्वेस्ट तक, वो उसके बाद कोई दूसरा, उसके बाद तीसरा। रोटेशन में पहले आपने कोई ए लगाया, ये टाइम स्पेन मान लीजिए मैं 1 ईयर का लेता हूं, आपने इतने टाइम के लिए ए लगाया, उसके बीजों को फील्ड में डाला, हार्वेस्ट करके काट के उसका प्रोडक्शन रख भी लिया, फिर बी को लिया और फिर सी को भी ऐसे किया। तो देखिए टाइम सबके लिए टाइम अलग है, लैंड तो वही सेम है। अगर मैं पर्टिकुलर लैंड की बात करूं तो लैंड या वो जगह खेत वो सेम है, पर क्रॉप्स अलग अलग हैं। इससे क्या होता है कि एक तो आपके जो फार्म, आपका लैंड रिसोर्स जो आपके पास है उसका फुल यूटिलाइजेशन होता है। मान लीजिए मैं सिर्फ ए का यूज करूं, एक ही सिर्फ लगाऊं, एक ईयर में एक ग्रोइंग सीजन में ए लगाऊं और बाकी 2 छोड़ दूं, तो मेरे लिए उतना फायदेमंद नहीं है। वहीं अगर मैं बी और सी दोनों लगाऊं तो लैंड रिसोर्स मेरा वही है, उसमें ना कमी हो रही है ना वो बढ़ रहा है, पर क्या हो रहा है, मुझे 2 क्रॉप्स मिल जा रहे हैं, तो प्रोडक्शन भी ज्यादा बढ़ रहा है, तो ये बेनिफिट की बात भी है। तो ये है क्रॉप रोटेशन, एक लगाया फिर बी फिर सी, फिर जब अगले साल में ग्रोइंग सीजन इसके लिए फेवरेबल होगा तो फिर ए फिर बी फिर सी। तो ये इनपुट आउटपुट में ये बहुत फायदेमंद देता है, आपका प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, आपके पास वैरायटी ऑफ क्रॉप्स भी बढ़ेंगे।
तो हमने देख लिया क्रॉप रोटेशन। तो यहां पर हमारा कंप्लीट होता है क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट वाला पॉइंट। अब जो अगला पॉइंट है वो क्रॉप प्रोटेक्शन। आपने वैरायटी भी चूज की, अच्छे वैरायटी के लिए आपने हमने पढ़ा था प्लांट ब्रीडिंग में कितना टाइम लगता है, वो भी आपने इतना टाइम भी लगाया। फिर प्रोडक्शन के लिए इतना सारा आपने वर्क किया। अगर आप ये करने के बाद भी प्रोटेक्शन नहीं देंगे, मतलब इंसेक्ट से, डिजीज से, एबायोटिक स्ट्रेस से, तो कोई फायदा नहीं होगा। तो जो अगला टॉपिक है वो है क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट, या क्रॉप प्रोटेक्शन हम सिंपली इसको बोलते हैं। क्रॉप प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना किससे? इंसेक्ट से, डिजीजेस से। हमने पढ़ा था इंसेक्ट डिजीज नहीं करते हैं। इंसेक्ट क्या करते हैं? तीन तरीके से कोई भी इंसेक्ट क्या करता है, प्लांट को हानि पहुंचा सकता है। कैसे? या तो रूट, स्टेम, लीव्स को वो खा जाए, या कट करे, या क्या करे, सेल सैप, जो सेल का सैप है साइटोप्लाज्म में, वो प्लांट पार्ट से ले ले, या उसके स्टेम्स में बोर कर दे, उसको काटे नहीं, उसमें छेद कर दे। तो ओवरऑल ये क्या कर रहा है? प्रोडक्शन में कमी कर रहा है, डिजीज नहीं कर रहा है। और डिजीज कौन करते हैं? बैक्टीरिया, फंजाई, वायरसेस, ये सब। ठीक है। तो इसके लिए यूज क्या होता है? या तो हम ऐसे एनवायरनमेंट में करें कि थोड़ा कम ऐसा इंसेक्ट से लॉस हो, या नेचुरली उनके प्रेडेटर रखें। जैसे कोई एक पर्टिकुलर इंसेक्ट है, मान लीजिए कोई एक इंसेक्ट है एक्स, उसको खाने वाली एक बर्ड है, मान लीजिए स्पैरो उसे खाती है। तो हम उसे ऐसे एनवायरनमेंट में ग्रो करें कि स्पैरो और ये उस फार्म फील्ड में रहें, उसके आसपास। तो जब मैं प्रोडक्शन के लिए उसके सीड्स लगाऊंगा और वो ग्रो करेंगे, जब प्लांट यहां पे बनेगा मान लीजिए, तो इंसेक्ट उस पर अटैक करेगा। नेचुरली प्रीडेटर, मतलब फूड चेन के हिसाब से ये स्पैरो इसे खाएगा, इस एक्स को। तो क्या होगा? जो लॉस है वो कम होगा। फर्टिलाइजर्स के यूज से जितना प्रोडक्शन होता है उससे प्रोडक्शन थोड़ा सा तो कम होगा, क्योंकि कुछ इंसेक्ट्स तो खाएंगे इसे, तो कुछ तो कम होगा, पर इसका बेनिफिट लॉन्ग टर्म होता है। अगर आप फर्टिलाइजर्स तुरंत यूज करेंगे तो इसका बेनिफिट शॉर्ट टर्म है, पर लॉन्ग टर्म में वो हानिकारक है इन्वायरमेंट के लिए। तो क्या है, इकोसिस्टम ऐसे ही काम करता है, एक बैलेंस रहता है। ये फूड चेन के तौर पे मैंने रोका इंसेक्ट के मैनिफेस्टेशन को। एक्स को इंसेक्ट इस पे हमला कर रहा है, स्पैरो उसे खा रही है, तो ओवरऑल स्पैरो हमें इसमें मदद कर रही है। अगर फर्टिलाइजर का यूज करेंगे तो नेगेटिव इफेक्ट होगा, ये तो मरेगा तो मुझे कुछ टाइम के लिए, इसकी तो डेथ होगी ही। अगर मैं फर्टिलाइजर यूज करता हूं तो कुछ ग्रोइंग सीजन के लिए मुझे फायदा तो होगा, पर फर्टिलाइजर्स क्या करेंगे, या सॉरी फर्टिलाइजर्स है इंसेक्टिसाइड्स जो इंसेक्ट मारते हो, वो क्या करेंगे, जो इंसेक्ट्स अच्छे हैं, मान लीजिए अर्थवॉर्म सॉइल में है वो अच्छा है, उसे भी मार देंगे। या कोई ऐसा इंसेक्ट्स है जो दूसरे इंसेक्ट्स को खा रहा है, मान लीजिए कोई ऐसा इंसेक्ट है जो दूसरे इंसेक्ट्स को खा रहा है, तो वो भी डेड कर जाएगा। फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड भेदभाव नहीं करते हैं। लेकिन अगर मैं नेचुरली इसे इंसेक्ट्स को रोकने दूं तो वो फायदेमंद है इन्वायरमेंट के लिए भी और हमारे लिए भी। ठीक है, तो ये इसका एक मेजर पॉइंट है क्रॉप प्रोटेक्शन में कि नेचुरली यूज हो। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट के कुछ और पॉइंट्स पढ़ेंगे, और उसके बाद हमने सब पढ़ लिया, वैरायटी भी हमने चूज की, प्रोडक्शन भी किया, प्रोटेक्शन भी किया। अब एक लास्ट पॉइंट रहता है कि अगर हम स्टोरेज ना करें, आप हार्वेस्ट करके अपने फार्म में ही छोड़ दें तो या तो वो सड़ जाएगा, या और भी एबायोटिक बारिश हुई तो खराब हो जाएगा, तो आपको उसे स्टोरेज भी करना रहेगा। वो प्रोटेक्शन का ही पॉइंट है, लेकिन वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही।